सो हे वेलकम टू फार्म इज़ लेट्स मेक इट ईज़। अभी मैं इसका पेपर दे के आ रहा हूँ, तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये हमारा है यूनिट 5 पार्ट 3 ऑफ फार्माकोगनोसी सेमेस्टर 5 और यूनिट 5 है ये, ठीक है। तो मेजरली जो क्वेश्चन उठ के आता है ना हमारे में, जो अभी आज ही मैं लिख के आ रहा हूँ, वो है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी हम करते कैसे, तो पहले तो ये समझ लो। ये पेपर में नहीं लिखना होता है, पर हमें पहले पता होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। क्रोमा मतलब होता है कलर, और ग्राफी मतलब होता है लिखना या फिर ड्रॉ करना या फिर सैंपल देखना, डिटरमाइन करना, ठीक है। अब क्रोमेटोग्राफी के अंदर पहले जो स्टार्टिंग में यूज़ होता था 90s में, पहले ये प्योरीफिकेशन के लिए नहीं बना था, पहले ये बना था बस कलर को अलग करने के लिए, ठीक है। प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए, पिगमेंट को अलग करने के लिए। इसके अंदर दो चीज़ होते थे, स्टेशनरी फेज जो रुका रहता था, कभी हिलता नहीं था। ये दिख रहा है बीच में जो ग्लास आपने डाल रखा है वो स्टेशनरी, ये हिलता नहीं है। दूसरा होता है मोबाइल फेज, जो नीचे पानी भर रखा है दिख रहा होगा आपको, वो मोबाइल होता है, वो हिलता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मोबाइल फेज। अब इन दोनों में से कोई भी पोलर हो सकता है और कोई भी नॉन पोलर हो सकता है। मेजरली स्टेशनरी फेज पोलर होते हैं और मोबाइल फेज नॉन पोलर होते हैं, पर एक्सेप्शनल हर जगह होता है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। तो सिंपल से हमें इस चीज़ को करने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए होगा, ठीक है। पहला चीज़ बीकर चाहिए होगा, दूसरा चीज़ आपका चाहिए होगा ये सैंपल चाहिए होगा आपको, तीसरा चीज़ आपको फ़िल्टर पेपर चाहिए होगा। फ़िल्टर पेपर ले लो, बाकी ग्लास भी ले सकते हो, ग्लास स्लैब कहते हैं हम लोग लैब में, ठीक है। अब हम लोग बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं। यहाँ पे ह्यूमन जैसा मैंने उठा रखा है एक जगह से, ठीक है। ये फ़िल्टर पेपर ले लो या ग्लास स्लैब ले लो। तो मैं ग्लास स्लैब लेता हूँ क्योंकि हमारे यूनिट में ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब के ऊपर आप कर दो सिलिका। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है सिलिका जेल 60 F254। मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ। मोबाइल फेज़ के बारे में ये बस ध्यान रखो, मोबाइल फेज़, ठीक है। स्टेशनरी फेज़ यहाँ पे दिख गए। अब हम लोग वापस से पीछे चलते हैं और बताता हूँ कि इनका मतलब क्या है एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है। आपने जो सिलिका देखा था, वो यहाँ पे आपने ग्लास स्लैब ले लिया, उसके ऊपर आप सिलिका का एक पतला सा लेयर चढ़ा दो। अब वो सफ़ेद कलर का हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पे दिख रहा है अपना क्रूड ड्रग को बीच में डाल दो। अब ये देखो क्रूड ड्रग है क्या। पहले के ज़माने में सपोज़ करो आपने एक कलर बनाया अपने मर्जी से, पीला भी डाल दिया, ऑरेंज भी डाल दिया, काला भी डाल दिया, नीला, ब्लू, बहुत सारा चीज़ डाल दिया। एक गाढ़े कलर का ब्लैक जैसा एक कलर तैयार हो गया, ठीक है। उस कलर को आपने बीच में डाला, एकदम बीच में, सेंटर में एक लाइन खींचा, 1 सेंटीमीटर का गैप देके एकदम बीच में डाला, ठीक है। बीच में डालने के बाद इस पेपर को अपने बीकर में डाल दो आप। अब इस बीकर में आपने डाल दिया, पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो लाइन है वो पानी से थोड़ा ऊपर हो, थोड़ा सा ऊपर, टच ना हो, ठीक है। उसको 15 मिनट के लिए आप छोड़ दो। यहाँ पे होता है कैपिलरी मूवमेंट। कैपिलरी मूवमेंट क्या होता है, डिफ्यूजिव मूवमेंट कह लो आप लोग, कैपिलरी मूवमेंट कह लो, कि जो पानी है ना वो कैपिलरी मूवमेंट की वजह से ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है आपके ग्लास स्लैब में या फिल्टर पेपर में, ठीक है ना। मेजरली हम लोग पेपर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेपर ले लो या फिर अपना सिलिका जेल ले लो, ठीक है। अब टाइम टू टाइम करके ऊपर जाएगा और एक टाइम आएगा कि अब उसके ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक लिमिट आ जाती है। पर साथ ही साथ आप देखोगे, ठीक है, जो प्यार करते थे सॉल्वेंट के साथ, जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर जाता गया तो वो कलर जो उनके साथ सॉल्यूबल थे, इंटरेक्ट गुड था उनका, वो उनके साथ ऊपर गए, और जिनका इंटरेक्शन अच्छा नहीं था सॉल्वेंट के साथ, वो नीचे ही रह गए। पर हमें इस चीज़ से क्या मिल गया, इस चीज़ से हमें मिल गया जो हमने स्टार्टिंग में कलर डाला था अलग अलग, जो एक अलग सा कलर बन चुका था, वो हमें वापस से अलग अलग फॉर्म में देखने को मिल गया। मतलब कि जो अभी जो नया कलर तैयार हुआ वो किससे मिलके बना था, येलो, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, जो भी है इन सबसे मिलके बना था, ठीक है। तो ये होता है क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन। इसको हम लोग कहते हैं इल्यूशन, ELUTION, इल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो मेन चीज़ पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर। देयर आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को अलग करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब अलग अलग चीज़ को हम लोग यूज़, जैसे केमिस्ट्री, बायोग्राफी, मेडिसिन, डाई, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। एकदम जेंटल होते हैं, मेथड होते हैं, इनमें से कोई भी ख़राब नहीं होता है आपका सैंपल, और हमें अलग अलग फ्रैक्शंस देखने को मिल जाता है इसका। IUPAC का डेफिनेशन क्या होता है, उसके अंदर एक स्टेशनरी फेज़ होगा, एक मोबाइल फेज़ होगा। स्टेशनरी फेज़ जो है आपका वो कभी भी गैस नहीं हो सकता, और मोबाइल फेज़ आपका कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता, ठीक है। बस इतना याद कर लो।
ठीक है। फिर 1941 मार्टिन एंड सिनिंग ने इसको थोड़ा और डेवलप करा और हमें और डेवलप क्रोमेटोग्राफी देखने को मिला, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी आया, ताकि हम लोग केमिकल को अलग कर पाए, उसका एस्टिमेशन आइडेंटिफिकेशन वगैरह कर पाए। इसके हिसाब से हमने इसको डिवाइड करा, अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग इसको डिवाइड करा। तो अगर आपका स्टेशनरी मोबाइल फेज़ है वो सॉलिड है और स्टेशनरी फेज़ गैस है, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड है और मोबाइल फेज़ अगर गैस है, मतलब अंदर वाला चीज़ सॉलिड है, बाहर वाला चीज़ गैस है, तो उसका हो जाएगा गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ऐसे ही अगर लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी कह सकते हो आप उसको, नहीं तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और एडवांस कर दोगे तो हाई परफॉर्मेंस TLC। एक ही चीज़ है, बस इसमें थोड़ा सा गैजेट ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो पाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फिर आता है ऐसी गैस और गैस का, तो इसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। लिक्विड आ जाए तो हम लोग कहते हैं सेम वही चीज़ है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि लिक्विड है ये। फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी जो हमने पीछे करा उससे भी कर सकते हो आप, या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से भी कर सकते हो। पीछे जो करा वो पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी है। पेपर में पेपर यूज़ होता है और थिन लेयर में आपका सिलिकॉन यूज़ होता है। आयन एक्सचेंज भी हम लोग कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज में क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। फिर आता है आपका मॉलिकुलर सिव मेथड, मतलब कि जेल क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, मतलब कि जो स्टेशनरी फेज़ होगा वो जेल होगा, स्टेशनरी फेज़ होगा ऐसे चीज़ होंगे जो आयन कैरी करते होंगे, बस वही चीज़ था। और भी कुछ तरीके हैं, सपोज़ करो जो दोनों फेज़ है वो किस तरीके के हैं, तो पार्टीशन कॉलम है, मतलब कि जो उनके बीच में जो रिएक्शन है वो पार्टीशन है, मतलब कि पार्टीशन बांटने वाला रिएक्शन है, या फिर पेपर में एब्जॉर्बिंग का वाला रिएक्शन है, या फिर हम जो कर रहे हैं वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, या फिर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, या HPTLC कर रहे हैं, या HPLC कर रहे हैं। अब वो एब्जॉर्ब, मतलब पहला हो गया पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, फिर हो गया एडजॉर्प्शन, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो एडजॉर्प्शन के बेसिस में हो रहा है, मतलब कि जो मोबाइल स्टेशनरी फेज़ के अंदर सॉल्यूट थे वो मोबाइल फेज़ में जाके सॉल्यूबल नहीं हो रहे हैं, वो एडजॉर्ब हो रहे हैं जाके। ऐसे एक और आ जाएगा सॉल्यूबल, तो वो लोग सॉल्यूबल हो रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग इसका नाम दे सकते हैं। अब देखो जेल लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, यहाँ पे बीच में हम लोग जेल भरते हैं, मतलब कि जो मोबाइल फेज़ होता है, स्टेशनरी फेज़ होता है, वो जेल होता है, ठीक है। अब जेल की एक खासियत है, अगर आपने ये पार्टिकल्स को अलग करते हैं, एकदम शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पार्टिकल्स को अलग करते हैं ये लोग, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज़ आपका क्या हो जाएगा, पॉलीमर मटेरियल हो जाएगा, अगारोज जेल हो जाएगा, पॉलीएक्रमाइड हो जाएगा, सेफारोज हो जाएगा, इनमें से कोई एक याद कर लो आप, ठीक है। मोबाइल फेज़ आपका क्या हो जाएगा, बफर या कोई भी सॉल्वेंट जो आप अलग करना चाहते हो वो चीज़ है। इसमें क्या होगा, इसमें जेल के बीच में छेद होते हैं छोटे छोटे, देखो ध्यान रखो, बीच में छोटे 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 छेद होते हैं, ये मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये रहा जेल, ये कहाँ गया, जो जेल होगा, अगार बोस जेल हो गया या फिर सेफ्रा रोज़ हो गया, कुछ भी ले लो, इनके बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं। अब वो जेल एक ही नहीं होता है आपके सिलेंड्रिकल में, वो बहुत सारे होते हैं साइड में, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं इनमें। अब देखो ऊपर से अगर आप कोई सॉल्यूट डालोगे, अगर पार्टिकल साइज छोटा हुआ तो वो इनके अंदर से जाएगा, ठीक है, वो इनके अंदर से जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वो छोटा चीज़ है और इनके एकदम अंदर से जा रहा है तो वो एकदम, क्योंकि अंदर की चीज़ उसे रोकेंगे नीचे जाने से, इसलिए वो एकदम स्लो करके नीचे जाएंगे, ठीक है, मतलब 10 सेकंड में वो लोग बहुत धीरे धीरे करके जाएंगे। पर अगर जिनका पार्टिकल साइज़ ज़्यादा है वो लोग यहाँ से जा ही नहीं सकते, तो उन्हें एक अलग रास्ता लेना पड़ेगा, बीच में जो गैप दे रखा है ना यहाँ पे, इनसे बड़े वाले पास होंगे। अब क्योंकि वो लोग एकदम कोने से जा रहे हैं तो उनके पास कोई रुकावट ही नहीं है, और कोई रुकावट नहीं है तो वो लोग एकदम तुरंत नीचे चले जाते हैं, इसलिए जो भारी चीज़ होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो हल्का चीज़ है वो ऊपर ही रह जाता है। तो ये काम होता है एकदम जेल क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। अब इनके एप्लीकेशन जो मेन है पेपर में लिखने होते हैं, ये कुछ नहीं लिखना होता है, मेन एप्लीकेशन लिखना है, उसी के नंबर है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अलग करा जाता है, शुगर्स, पॉलीटाइड, प्रोटीन, एस्पार्टेट, सल्फेट, ब्यूटराइड, मतलब कि किसी का भी नाम लिख दो जो आपने सुने, रबर, शुगर्स, पॉलीथीन, पॉलीसेकेराइड, इनके नाम लिख दो, पॉलीथीन, पॉलीस्टर्स, सिलिकॉन्स, इन सब के नाम लिख दो। और क्या है, और आपका जेल क्रोमेटोग्राफी है जो वो स्टडीज़ में यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स चीज़ों के, बायोकेमिकल या फिर हाईली पॉलीमराइज्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर 12th में आपने लास्ट यूनिट पढ़ा है उसमें अलग अलग रबर्स के नाम है ना, तो वो सब के नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल मेथड है एक्चुअली में।
प्रोटीन को अलग कर सकते हो आप, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, फ्रिक्शन, प्योरीफिकेशन कर सकते हो, या फिर जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि अभी बताया मैंने प्रोटीन पॉलीसैकेराइड से, तो इनके लिए यूज़ होता है ये जेल क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। बाकी आप रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया है। फिर है अब आपका आयन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है देखो, बहुत इजी सा है। यहाँ पे पहले से ही नीचे पड़ा हुआ होगा एक, मतलब कि स्टेशनरी फेज में एक आयन। अब सपोज़ करो कि अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एक आयन सपोज़ करो कि ऐसा पड़ा हुआ है, कैसा पड़ा हुआ है, NaH, ठीक है, NaH पड़ा हुआ है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बगल वाले में ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका KCl, क्या पड़ा हुआ है, KCl, ठीक है, KOH पड़ा है, चलो KOH पड़ा है, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर से रिलीज़ करूँगा NaCl, मतलब कि जो मैं अब ऊपर से सॉल्वेंट डाल रहा हूँ वो नमक पानी है, ठीक है। अब नमक पानी देखो क्या करेगा, Na नीचे गिरेगा, चलो NaCl मतलब लो ना, कन्फ्यूज जाओगे, KCl लेता हूँ, KCl लेता हूँ, ठीक है, KCl, ठीक है, KCl मैंने उल्टा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, KCl एक एसिड का ही नाम है KCl। अब जब मैं नीचे गिराऊंगा तो ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो ये पॉजिटिव है, ये क्लोरीन, ये नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव वाला नीचे जाएगा और इसको ये रिप्लेस कर लेगा, मतलब कि अब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और यहाँ पे आपको Na के साथ K पॉजिटिव जुड़ जाएगा और H अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन जाएगा, OH को डिस्प्लेस कर देगा, खुद Cl लग जाएगा और नीचे जो गिरेगा वो OH गिरेगा। इससे क्या फ़ायदा देखो, अब यहाँ पे हमने पानी तैयार कर लिया, इस केमिकल प्रोसेस से हमने क्या तैयार कर लिया, पानी तैयार कर लिया। तो ये है इसका प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे कैटायन का एक्सचेंज होता है या फिर एनायन का एक्सचेंज होता है, जिसके वजह से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हो जाते हैं। अब इसमें ज़्यादातर पॉलीमरिक एनायन यूज़ होता है, पॉलीमरिक कैटायन यूज़ होता है, क्वाटरनरी अमीन यूज़ होता है, ये सब यूज़ होता है इसमें, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे Na3Cl था, पर जब OH आया तो OH ने NaCl को डिस्प्लेस कर दिया, OH खुद जुड़ गया, Cl अलग हो गया, इसलिए जो कंपाउंड ऐसा था वो बाद में ऐसा बन जाता है, ठीक है। बाकी जो ये बैड बनता है, एकदम बैड मतलब होता है कि समझ रहे होगे आप, बैड बनता है वो पॉलीमरिक रेजिन्स का बैड बनता है, ठीक है ना। यहीं पे आयंस आपके रखे हुए रहते हैं, ठीक है, नीचे नहीं गिरते, यहीं रखे होते हैं, यहाँ से डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है। बस यही था आयन एक्सचेंज। पेपर में ये भी नहीं उठता, एकदम पूरा क्रोमेटोग्राफी लिखो, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा याद करो, डीप में भी मत याद करो, क्योंकि तब टाइम ही नहीं है, पेज ही नहीं है आपके पास याद करने के लिए। फिर ये रहा आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो स्टेशनरी फेज़ यूज़ होगा वो किसका होगा, अभी हमने पीछे पढ़ा है, पेपर यूज़ होगा। अभी पेपर का मैंने पीछे क्या पढ़ा था, ग्लास स्लैब होगा, उसके ऊपर आपने सिलिका डाल दिया, ठीक है ना, सिलिकॉन 60। पर यहाँ पे जो पेपर डालेंगे वो पेपर देखो क्या होगा, वो पेपर होगा आपका वाटमैन फ़िल्टर पेपर, ये हमने अपने लैब में देख रखा होगा आपने, ठीक है। फिर इसका एक फॉर्मूला होता है RF वैल्यू, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, कि ये क्या होता है, ये देखो बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये जब ऊपर ट्रैवल कर जाता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्यूट, और पानी जहाँ तक गया उसको कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट, और उसी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, RF वैल्यू आ जाता है। फिर आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, सेम इसी के तरह पर है, बस यहाँ पे फिल्टर पेपर के जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ग्लास स्लैब्स का, ठीक है। बाकी जब आप पढ़ोगे तो आपको एकदम डेफिनेशन में मिल जाएगा, इसके बाकी प्रोसीजर हैं। फिर आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, अब इसका एडवांस एक लेवल आ जाता है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, देखो लिखा इसमें बहुत कुछ है, पर शॉर्ट में पढ़ोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, बाकी पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है वो अलग चीज़ है, मैं ये बढ़ाऊँगा लेफ्ट वाला। ऑटोमेटिक सैंपल होता है इसके अंदर, खुद वो ले लेगा। ऑटोमेटिक डेवलपमेंट चैम्बर, वो खुद डेवलप कर लेगा कि कैसे उसको कहाँ पे एकदम पुट करना है। फिर डिटेक्शन मेथड, जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा खुद डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर यूवी कैबिनेट होता है, यूवी लाइट पास करता है और वो खुद अपने आप सैंपल्स को डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कौन से किस नेचर का है, ठीक है। खुद उसके अंदर डेंशियोमेट्री होता है, ठीक है, मतलब डेंसिटी चेक करने के लिए स्कैनर लगा हुआ होता है कि भारी वाले कहाँ हैं, छोटे वाले कहाँ हैं, लेस डेंसिटी वाले कहाँ हैं, ठीक है।
और उसके अंदर खुद फ़ोटो डॉक्यूमेंटेशन यूनिट होता है, मतलब कि लाइट डॉक्यूमेंटेशन यूनिट होता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, फ़ोटो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, मतलब कि ग्राफ बना पाए। तो पूरा काम ये खुद कर लेता है, ठीक है। बस यही था हाई परफॉर्मेंस थिन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। फिर एक और है HPLC, हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी, वो आप नेट से कर सकते हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस के हिसाब से। फिर राइट में आपका कुछ दे रखा है एकदम डिफरेंस TLC एंड HPTLC। सिंपल सी बात है, ये पेपर में नहीं आता है पर आप इसको कर सकते हो। इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है कि ज़्यादातर ऑटोमेटिक काम हो रहा है HPLC वाले में, ठीक है। पर कुछ एडवांस फंक्शन भी है, जैसे कि इसका पोर साइज़ दे रखा है, ठीक है, इसका थिकनेस क्या होना चाहिए, इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, और TLC वाले का ज़्यादा है और HPTLC वाले का और भी कम है पोर साइज़, ठीक है। फिर क्या है, डायमेंशन क्या होना चाहिए, जो आप प्लेट ले रहे हो ना ग्लास स्लैब, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन, मतलब ये थोड़ा थिक होता है, ये थोड़ा थिन होता है। पार्टिकल साइज़ क्या होना चाहिए, जब आप सैंपल लेते हो उसका पार्टिकल साइज़ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर ये और भी कम में आपका डिफ्रेंशिएट करके दे सकता है, मतलब कि साइज सेपरेशन करके दे सकता है। प्री वॉश यहाँ पे करना ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ पे करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले आपने क्या एक्सपेरिमेंट करा है, कुछ एरर आ सकता है मशीन्स में, ठीक है। सैंपल वॉल्यूम आपका माइक्रोलीटर में होना चाहिए, इसका और भी कम भी लोगे, मतलब कि छोटे छोटा सैंपल भी यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा आपका। ये है, कई बार होता है ना कि हमारे पास सैंपल बहुत कम होते हैं, उसी से सब कुछ करना होता है, तो यहाँ पे वो पॉसिबल है। एरिया इसको ज़्यादा चाहिए, इसको कम चाहिए, ठीक है। पूरा काम मशीन खुद कर रहा है, सिंपल सी बात है। एप्लीकेशन आपको मैनुअली वहाँ पे एकदम लाइन खींच के 1 सेंटीमीटर का गैप दे के सेंटर में डालना पड़ेगा, पर ये खुद एडजस्ट कर लेगा, ठीक है ना। फिर शेप इसका सर्कुलर आपको देना पड़ेगा, वो जो देते हैं ना डॉट बीच में देते हैं, यहाँ पे डॉट बीच में सर्कुलर देते हैं, पर यहाँ पे क्या वो खुद ही अपने आप एडजस्ट कर लेगा और रेक्टेंगुलर दे देगा। वॉल्यूम ये रहा, वॉल्यूम खुद आ जाएगा, पर हमें इसमें स्प्रे करना पड़ता है, ठीक है ना, बाहर से डिटेक्टिंग एजेंट डालना पड़ता है, पर इसमें कैन बी अप्लाइड एज बैंड की तरह पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। नंबर ऑफ़ सैंपल्स कितने हो गए, 50 से 20 एक बारी में कर सकते हैं, पर इसमें और भी ज़्यादा सैंपल्स डाल सकते हैं हम लोग। सॉल्वेंट फ्रंट माइग्रेशन डिस्टेंस 10 से 15 सेंटीमीटर का होता है, पर इसमें छोटा माइग्रेशन देखने को मिलता है और उससे भी पता लगा लेता है वो। कैपिलरी फ्लो होता है इसमें 2 से 200 तक, इसमें बहुत ही कम कैपिलरी फ्लो होता है, लेस देन TLC, ठीक है। तो कुछ एडवांटेज थे एक्चुअल में, डिफ्रेंशिएशन नहीं थे, एडवांसमेंट थे। बाकी क्या, ये जो आपका रिज़ल्ट आता है वो एकदम रिप्रोड्यूसरेबल आता है, प्रिसाइज रिज़ल्ट आता है, ठीक है। और भी थे, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा।